एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर की डिस्कशन को और अब बात करेंगे हम लोग नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस टर्म नॉन कांग्रेसिज्म? दिस कैन कम इन वेरियस एग्जाम्स, ट्रस्ट मी, एंड एज अ ऑप्शनल ऑफ पीएसआईआर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि नॉन कांग्रेसिज्म क्या था। नॉन कांग्रेसिज्म बेसिकली एक एरा था, एक जमाना था जिसमें 1952 के पहले और उसके बाद, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन को अगर हम पैरामीटर मान लें, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना ठंडे दिमाग से, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस को अगर हम लोग पैरामीटर मान ले जो कि 51 से लेकर 52 तक होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको 1952 के इलेक्शंस कहते हैं। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए चैप्टर 2 से क्यों कहते हैं। ज्यादातर जनता ने वोट 52 में ही करा था, जनवरी फरवरी के महीने में। लेकिन छोड़ो इन सब बातों को। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज जो थी कांग्रेस के अलावा, इनको एक चीज रियलाइज हो गई थी कि इन सब ने एक मीटिंग बुलाई कि देखो दोस्तों, हम ऐसे ना इन कांग्रेस वासियों के खिलाफ कभी नहीं जीत सकते हैं। कभी ना कभी इनका बाप बन जाता है प्रधानमंत्री, कभी बेटी बन जाती है, कभी निब्बी बन जाती है, कभी कोई ऐसा पर्सन बन जाता है जो बहुत हम्बल है। रेलवे का एक्सीडेंट हो रहा है महबूब नगर में, वो रिजाइन दे रहे हैं। इनकी पार्टी से ही कोई ना कोई बनेगा, चाहे इनके परिवार का हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो कांग्रेस पर्सन ही होगा, कांग्रेसवादी ही होगा। हम कभी सत्ता में ऐसे नहीं हो पाएंगे। और तुम अगर डाउट में हो तो परिणाम देख लो पहले जनरल इलेक्शंस का। 384 सीट के लगभग आसपास कांग्रेस को मिली और 16 सीटें सीपीआई को मिली है। नाम भाई साहब ये हो गया कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। सीपीआई के लीडर को बुलाया उस मीटिंग में और उसकी बेइज्जती कर दी। हाँ भाई, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, कितनी सीटें आई थी तेरी? वो बोलता 16। वो कहता गोबर खा ले जाके बाहर। तो इसने बोला करना क्या है ये तो बताओ। इन्होंने बोला देखो, सत्ता में बैठेगा कौन, प्रधानमंत्री बनेगा कौन, अलग अलग राज्यों में विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री बनेगा कौन, ये हम जनरल पार्टी मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले अपना मकसद एम करते हैं इस राजनीति में आने का, कांग्रेस को हराना, और उसके लिए ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। ये सेम रणनीति जो अब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा ना, आजकल हमारे देश में जो नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं ना 2024 के लिए, सेम अब उसी आइडियोलॉजी के साथ इसको पढ़ना। ओके, अब देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज की रणनीति किस प्रकार से रहेगी। ये ऐसी सिचुएशन थी नॉन कांग्रेसिज्म जो एक एरा है। दिस इज सिंपली जस्ट एन आइडियोलॉजी कि मान लो कि आईआर में मैं आपको एक बात सिखाता हूं ना, और हिस्ट्री में भी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, याद है मयूर? यही चीज है। सबको समझ में आ गया। देखो, लड़ने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को नीतीश कुमार जी का एक बेस बनाकर करना कि वो सारी पार्टीज को जोड़ रहे कि हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, इसका पूरा फायदा बीजेपी लेकर जाएगी। सेम इस टाइम पर यहां पर जो कांग्रेस के अपोजिट कोई भी पार्टीज जो थी, अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने मिलकर एक मीटिंग बुलाई, काफी सारी मीटिंग्स बुलाई। उन्होंने डिसाइड करा देखो क्यों लड़ रहे हैं उस बात के ऊपर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहले सत्ता में तो आ जाते हैं, एक बारी देख तो लेते हैं पहले कि कांग्रेस में कितनी दम है, कितना गूदा रह गया कांग्रेस में बाकी। लेट्स स्टार्ट। दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ऑपोजिशन पार्टीज जो थी, अब वो एक ना बढ़ चढ़कर एक चीज में योगदान लेने में काफी ज्यादा आगे उछल उछल कर आ रही थी कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, उसमें वो घी डालने का काम कर रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज, ताकि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पड़े, करंट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े। और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, स्टेट लेवल पे भी प्रेशर पड़े। जो पार्टीज कांग्रेस की विरोधी थी, उनको एक बात रियलाइज हो गई यहां पर। अब मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूं नॉन कांग्रेसिज्म की। इसकी डेफिनेशन पे, किसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये ऑपोजिशन पार्टीज या पार्टीज विच आर अपोज टू कांग्रेस, सेम ही बात है। दे रियलाइज कि इनके जो वोट्स की जो डिवीजन होती है, यानी कि जो ये फॉर एग्जांपल आपस में आके इलेक्शंस कभी लड़ते नहीं है, एक बैनर में नहीं लड़ते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता कि 20 सीटें अगर हमें मिल गई, 10 सीटें हमें मिल गई, 15 सीटें हमें मिल गई, लेकिन 300 साढ़े 300 से कम सीटें तो कांग्रेस को मिलती ही नहीं है। और इनको रियलाइज हो गया इनके जो डिवीजन ऑफ वोट्स हैं, दिस हैज केप्ट द कांग्रेस पार्टी इन पावर। इनकी मूर्खता की वजह से, इनके अलग अलग तितर बितर होने की वजह से सारे की सारा
जो सीट का जो आंकड़ा है, जो वोटिंग, जो पूरा का पूरा भीड़ है, उस वोट बैंक को पूरा का पूरा कांग्रेस ले जाता है और वहीं से कोई ना कोई पर्सन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है। राज्य में भी उनकी सरकार, विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी। तो जो पार्टीज इस जमाने में अभी तक, यानी कि 52 से लेकर 67 तक, जो पार्टीज अभी तक एंटायरली डिफरेंट और बिल्कुल उन तरीके का, बिल्कुल एक अपोजिट तरीके से जो उनके प्रोग्राम्स और जो आइडियोलॉजी चलती थी, मतलब अगर कोई पार्टी किसी एक, याद है मैंने आपको एक टर्म समझाई थी, लेफ्ट एंड राइट, चैप्टर 3 में, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट विंग। अगर कोई पार्टी एक पोल के दो एक्सट्रीम्स पर है ना, लेकिन इस बात को समझने के बाद दे केम टुगेदर ताकि ये एक एंटी कांग्रेस फ्रंट्स फॉर्म कर सके। पहले राज्यों की सत्ता पर काबिज होना, उसके बाद धीरे धीरे कर कर इनका मकसद यह था कि पहले एक बारी सरकार बन तो जाए, इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स हम कर लेंगे, किस प्रकार से हम सबकी सीट शेयर होनी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा होम मिनिस्टर, कौन बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब हम डिसाइड कर लेंगे, गोदी में बैठा के डिसाइड कर लेंगे एक दूसरे की, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे पहले इनको हटाओ। अब इनको भी यही लगता था, दे फेल्ट दैट इन एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है, ये फैक्शंस वाली बात याद है, कुछ मैच्योर लोग थे, कुछ यंग लोग थे। अब कभी भी एडल्ट, कभी भी ओल्ड लोगों की और यंग लोगों की पट नहीं सकती ना। हमारे माँ बाप भी ज्यादा हमसे जब कुछ बोलते हम कह देते ना, यार यार बेतु की बातें मुझसे मत करा करो, नहीं जानते हो कुछ भी तो चुप रहा करो। जनरेशन गैप तो एक हो ही जाता है ना। पार्टी के अंदर बैनर होने से क्या होता है, सिंडिकेट चाहते थे कि वो हमेशा मतलब वो मैच्योर हैं, ये निब्बे निबियों को कंट्रोल करना जानते हैं पार्टी के अंदर, जो ये नए नए लौंडे लौंडिया भर्ती हुए हैं। और नए नए लौंडे लौंडिया के अंदर आप जानते हो कि एक खून बहता है गर्म, कोई भी चीज वो एक हार्डकोर तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमने चैप्टर 2 में इस बात को कंक्लूड कर रहा था कि कांग्रेस वॉज अ रेनबो लाइक कोलिजन। सारे लोग भले, जैसे फैमिली के अंदर भी 10 लोग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई होता है वो भगवान मतलब व्रत सारे रखता है, कोई होता है दारू पीता है, कोई खाना जब टेबल पे आता है तो प्रणाम करता है ना, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। कोई होता है खाना खाने के बाद सिगरेट जला लेता है बालकनी में जाके। लेकिन सारे लोग घर के इस परिवार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, एक रावण भी होता है, एक विभीषण भी होता है, लेकिन छोड़कर तो कोई नहीं जाता ना परिवार को। सिमिलरली कांग्रेस की यही अच्छी बात थी और इसी जड़ को तोड़ना था कांग्रेस की। और ये कुल्हाड़ी बनकर जो आएंगे अपोजिशन पार्टीज आएंगे इस जड़ को तोड़ने के लिए, इस मजबूती को तोड़ने के लिए कि साला परिवार में बागी तो मतलब बागी तो कोई नहीं होता, अच्छे लोग बुरे लोग सारे हैं, सिंडिकेट इंडिकेट सब है, लेकिन बागी तो नहीं होते। क्यों इंदिरा गांधी को फर्क नहीं पड़ रहा जब इसको सिंडिकेट्स वाले निब्बियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, गूंगी गुड़िया बोल रहे हैं, यही चीज है। ठीक है, तो दे फेल्ट दैट जो इनएक्सपीरियंस है इंदिरा गांधी का और जो इंटरनल फैक्शनिज्म है कांग्रेस के अंदर, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कांग्रेस मतलब इन ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कि वो कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ कर फेंक सके। ठीक है, अब आपको एक अलग अलग स्टेट पीएससी में एक प्रीलिम्स के लिहाज से दोस्तों क्वेश्चन ये आ सकता है कि नॉन कांग्रेसिज्म जैसी टर्म किसने यूज करी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया जय जवान जय किसान, अगर ये क्वेश्चन आ जाए किसने किसने टर्म यूज करी थी बताओ, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और ऐसी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नॉन कांग्रेसिज्म जो है ये टर्म किसने यूज करी थी, तो ये टर्म यूज करी थी सोशलिस्ट लीडर थे एक राम मनोहर लोहिया, इनका नाम आपने सुना होगा बचपन से। इन्होंने ही यूज द टर्म नॉन कांग्रेसिज्म, और नॉन कांग्रेसिज्म कुछ भी नहीं था। आप सबसे पहले आंसर के अंदर ये लिखोगे ये एक स्ट्रैटेजी थी, और फिर उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को समझाओगे कि सारी पार्टीज को राम मनोहर लोहिया जी ने एक मीटिंग बुलवाकर ये चीज डिसाइड रियलाइज करवा दी थी कि इनके जो वोट्स का डिवीजन है सिर्फ इसी की वजह से कांग्रेस जो है वो अभी तक पावर में है। यानी कि अगर मैं कंटेम्पररी टाइम से रागिनी रिलेट करूं तो राम मनोहर लोहिया साल 2022 में कौन है, कौन है? नीतीश कुमार। बस, तो आप भूलोगे नहीं आप।
ही ऑल्सो प्रोड्यूस अ थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट इन इट्स डिफेंस। राममनोहर लोहिया जी ने एक और बात बोली, कांग्रेस रूल जो है वो अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के नाम पर धांधलेबाजी चल रही है। जिस आइडियोलॉजी के साथ नेहरू जी ने मतलब इसने बोला होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कि लाल किले पर आकर झंडा फहराकर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर गए कि लोकतंत्र चलेगा देश में, गरीबी को हटाएंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे, फलाना करेंगे, ढिकमा करेंगे, करा कुछ भी नहीं। आप लोगों के सामने दोस्तों देश का 15 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। खाने को तो किल्लत है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या कहते हैं लॉन्च करने बैठे थे। कांग्रेस रूल जो है वो अनडेमोक्रेटिक है और कांग्रेस पार्टी गरीब जनता के हित के अगेंस्ट ही काम करती है। देयरफॉर हम सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज का साथ में आना वक्त का तकाजा भी है और हमारे लिए जरूरी भी है, ताकि जनता को जिस लोकतंत्र के सपने दिखाए गए थे तो उनको रियलाइज करवाया जाए कि जिस देश में तुम अभी हो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर गद्दारी है तुमसे। असली लोकतंत्र क्या होता है अब जनता को रियलाइज करवाना पड़ेगा। क्या नॉन कांग्रेसिज्म सबको समझ में आया? राममनोहर लोहिया जी के बारे में कुछ जानते हैं। ही वॉज द सोशलिस्ट लीडर एंड सोशलिस्ट थिंकर, फ्रीडम फाइटर थे एंड अमंग्स वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी। जब पार्टी के अंदर स्प्लिट आया, मेन जो पार्टी थी, जो लीडर थे सोशलिस्ट, ये लीडर बने सोशलिस्ट पार्टी के और उसके बाद में लीडर बने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। ये लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं फ्रॉम 1963 टू 1967। ही वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन। अश्विनी मैनकाइंड है, मैन फोर्स नहीं है, ठीक है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये रिटर्न एक मैगजीन टाइप वो है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये दवाइयाँ या फिर फ्लेवर वाले डब्बे हैं ये, ठीक है। He was known for the original contribution to the non-European socialist theory. He was a political leader, best known for sharp attack on Nehru, जो बोलना है सीधा कट टू कट करके। एंड इन्होंने स्ट्रैटेजी दी थी नॉन कांग्रेसिज्म की। एंड ही वॉज द एडवोकेटर ऑफ के बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए एंड ही वॉज अगेंस्ट इंग्लिश। इस भाषा का प्रयोग ना करा जाए। किसका करा जाए? बस ओके, डोंट वरी सुगंधा, जब हम बंगाल की राजनीति पे आएंगे तब हम बंगाली लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो। अब रणनीति तो बना ली, लेकिन इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या था, क्या रिजल्ट निकला इलेक्शंस का? तो इट वाज इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ कि कांग्रेस की बहुत थूथू हो रही थी हर जगह, देश की जनता में बहुत गुस्सा था, देयर वॉज हाईली पॉपुलर डिसकंटेंट, गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ। और पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी, अभी हमने देखा नॉन कांग्रेस के बाद जो था, जो धोखा देने की बात जो कांग्रेस, ये जो राममनोहर लोहिया जी ने करी कि कांग्रेस धोखा दे रही है लोकतंत्र के नाम पे सबको, अब ये सारी पार्टी साथ में आ रही हैं और इन सारे कंटेक्स्ट में जो अभी तक हमने ऊपर बात करी है, 4th जनरल इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं टू द लोकसभा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आपके सामने वर्ड आता है जनरल इलेक्शंस ऑफ द कंट्री, जनरल इलेक्शंस, तो हमेशा समझ जाया करो वो इलेक्शंस किसके चुनाव के लिए होते हैं? प्रधानमंत्री जी के लिए, ओके, लोकसभा के लिए। और उसके अलावा जनरल इलेक्शंस ऑफ स्टेट, अगर यहां पर वर्ड आ जाए, सिर्फ जनरल इलेक्शंस हो तो लोकसभा, और स्टेट अगर आ जाए तो सीएम के लिए होते हैं, विधानसभा के लिए होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए होते हैं। फरवरी 1967 में चुनाव होते हैं। कांग्रेस was facing the electorate for the first time without Nehru. For the first time without Nehru. अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पहली बार नेहरू के बिना, मतलब ये चीज देखने को मिल रही थी कि इलेक्शन लड़े जा रहे थे। अगर इससे पहले अगर हम देखें
तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी नेहरू नहीं थे और शास्त्री जी के टाइम पे भी नेहरू नहीं थे, लेकिन ये वाली लाइन क्यों लिखी हुई है? गलती हो गई क्या एनसीईआरटी से लिखने में कुछ, कि कांग्रेस पहली बार जनता का सामना कर रही है इलेक्शंस में विदाउट नेहरू? ये कुछ लाइन में गड़बड़ी है क्या? एनसीईआरटी ने कुछ गलती कर दी क्या? जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे, है ना, क्योंकि इलेक्शंस करवाना वेस्ट था। सारी लहर हवा जो राजनीतिक माहौल था वो किसकी तरफ थी? कांग्रेस की तरफ। तो क्या इलेक्शंस हुए थे क्या नेहरू जी की डेथ के बाद? नहीं, ऐसी हवा, एक पार्टी में से नाम आया, हवा हवा में बहता क्या? शास्त्री जी। और उसके बाद शास्त्री जी की डेथ के बाद क्या इंदिरा गांधी के टाइम पे इलेक्शंस हुए क्या? नहीं। मतलब जमाना हो तो शाइनी देख रहे हो, ऐसा हो कि मतलब बैठे बिठाए इंसान को एक दिन बोलो प्रधानमंत्री बनना है विदाउट इलेक्शंस, फिर चाहे कुछ भी बोल लो, गूंगी गुड़िया बोल लो, कुछ भी बोल लो, बनने के बाद तो अभी हम इंदिरा गांधी को देखेंगे ना। गूंगी गुड़िया तो नाम से बोला जा रहा है, इलेक्शंस के बिना आई है तो क्या ऐसे ही फालतू औरत समझ लोगे क्या? यही वो चीज़ है कि मर्दों को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अपने घमंड होता है कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन कटवा देगी, लार्जेस्ट मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, नसबंदी का प्रोग्राम लॉन्च करेगी और भागते फिरेंगे सारे मर्द देश के। किसी को भी फास्ट तो नहीं लग रहा है लेक्चर? ठीक है ना, इसी स्पीड पे कंटिन्यू कर सकते हैं? ओके। जो रिजल्ट्स आए ना, उसने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। बड़े सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को बोला, फरवरी 1967 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को बोला एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर मैं पेपर बना रहा हूं ना किसी स्टेट पीएससी का, तो मैं ये लिखूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, विच इलेक्शंस इन आवर कंट्री हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक? 1952 के इलेक्शंस, 1967 के इलेक्शंस, 1971 के इलेक्शंस, या फिर कुछ भी मान लो 1977 के इलेक्शंस। बच्चों को कंफ्यूजन पता है मैं कहाँ डालूंगा? अभी तो आप पढ़ रहे हो, तो अभी तो आप आंख बंद करके भी बता दोगे यार पहले जनरल इलेक्शंस थे आज़ादी के बाद, कभी हमें लोकतंत्र का एक्सपीरियंस नहीं था। यार 52 होगा शायद से आंसर यार, क्योंकि वो पहले चुनाव थे, वही तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है यार। बांग्लादेशी रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था और उस टाइम पर क्या कहते हैं, हमने बड़े सारे लोगों को बड़े सारे लोग जो बांग्लादेश से आए थे उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे और हमने बड़े सारे लोगों को शरण दी थी। इसके बाद जो चुनाव होंगे वो होगा शायद से पॉलिटिकल अर्थक्वेक। यार नहीं यार, शायद से ना 1977 वाले होंगे, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद क्या कहते हैं, ये डिसाइड करना जनता के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इंदिरा गांधी को चुनना है कि किसी और को चुनना है, ये होगा शायद से। अब जिसको नहीं पता ना वो ऐसे लॉजिक सोचता है, 67 के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। देख रहे हो, मतलब मैं आपको धीरे धीरे ना साइकोलॉजी की तरफ भी लेकर जा रहा हूं कि आपका माइंड ना उधर क्या अभी तक कैसे वर्क करता है, और मैं उस चेन को तोड़कर मैं दूसरे डायरेक्शन में सुचवाना स्टार्ट कर पाऊंगा जब ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेंगे। लोग ये मानते हैं कि देयर इज वेरी डिफरेंट फ्लेवर ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। क्यों भाई? अगर लक्ष्मीकांत की वो बुक है तो डेट्स और नाम याद करने में शर्म आती है? सिर्फ फॉर्म भरने से आज तक किसी के एग्जाम नहीं निकलते हैं जी। रेलवे के फॉर्म निकले थे, मैंने भर दिए, तो जब रिजल्ट आएगा तो ट्रेन के नीचे कटने जाएगा तू? पढ़ा तो है नहीं। इन इलेक्शंस को बोला जाता है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कांग्रेस ने मैनेज कर लिया कैसे भी करके कि लोकसभा के इलेक्शंस में तो मेजोरिटी ले ली, लोकसभा की सीटें तो आ गई, यानी कि प्रधानमंत्री कहां से आगे होगा? कहां से होगा? कांग्रेस से। लेकिन इस बारी विधानसभा की बड़ी सारी सीटें मेजोरिटी खोती, यानी कि अभी तक जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री कांग्रेस की साइड से होता था, अब बड़े सारे राज्यों में मुख्यमंत्री ऑपोजिशन पार्टी से आएगा। बट आज तक इतनी कम सीटें और इतने कम शेयर ऑफ वोट्स 1952 से लेकर अभी तक, जो इसको लगता था, चैप्टर 2 का नाम क्या था हमारे? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डोमिनेंस, बोलबाला। अब वो बोलबाला खत्म हो गया था। पार्टी थी लेकिन अब अपने आप को दादा नहीं कह सकती, बोलबाला नहीं बना सकती।
आधे मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी के कैबिनेट में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए। जो पॉलिटिकल स्टैलवार्ड्स थे, अब ये टर्म मैं आपको समझाता हूं, ये आपको पीएसआईआर में लिखनी पड़ेगी। चलो इसको डिकोड करते हैं एक बार जरा 60 सेकंड्स के अंदर। ये पॉलिटिकल स्टैलवार्ड्स क्या होता है? स्टैलवार्ड्स स्टैलवार्ड्स वो होता है जिन लोगों का कद ना ऊंचा होता है, रिस्पेक्टेड लीडर्स को कहा जाता है पॉलिटिकल स्टैलवार्ड्स। जैसे किसी भी पार्टी के अंदर जो एक्सपीरियंस नेता है, जो 5-5 बार 4-4 बार से लगातार एमपी बन रहा है, वो स्टैलवार्ड है। कांग्रेस के अंदर जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लगातार 4 बार एमपी। समझ गए कौन होता है स्टैलवार्ड? कांग्रेस के स्टैलवार्ड्स कौन होंगे? कौन होंगे जल्दी उसके लिए टर्म बताओ मुझे जरा। अगर मैं कांग्रेस के स्टैलवार्ड्स को कह रहा हूं, जल्दी बताओ। सिंडिकेट्स। ये हार गए बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस में, इंक्लूडिंग जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तरह कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके थे, के कामराज, तमिलनाडु से थे। इन 4 बंदों के नाम याद रखना प्लीज, स्टेट पीएससी के लिहाज से। एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से, एंड बिहार से केपी साय। जब ये 4 नाम आते ना, अब जो पढ़ा नहीं होता पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो एग्जाम में बैठ के क्या सोचता है उल्लू कि यार ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो पूरी चार्ट डाली थी मैंने, स्पेक्ट्रम तो पूरी चार्ट डाली थी यार, ये कौन से नेशनल लीडर्स थे यार? ये नॉन कॉपरेशन के साथ थे या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ थे? क्योंकि स्टेट पीएससी करवाते क्या, ये 4 नाम दिए और इनके 4 राज्य दे दिए कि मैच द फॉलोइंग। स्टेट पीएससी के क्वेश्चन जनरली क्योंकि वेग होते हैं, ऊपर प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता कि किस कंटेक्स्ट में वो मार्क करना है, क्या मार्क करना है, कौन से सब्जेक्ट से आए क्वेश्चन। ये तो वो ये आधे मिनट तो यही सोचते रह जाते हैं शायद से हमने ना मॉडर्न इंडिया सही से पढ़ी नहीं है यार। यार ये वाले नाम तो सुनने को ही नहीं मिले यार कहीं पर भी। ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे, ना खिलाफत मूवमेंट में थे, ना चौरी चौरा में थे, या पता नहीं कहाँ यार ये नाम। क्योंकि बेटा तुमने पढ़ाई नहीं करी, मुंह उठाकर तुमसे मुंह धोकर लाइफ बॉय के साबुन से तुम पेपर देने चले गए सुबह 9:15 पे। उसके बाद ये एक मैप मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर दिखाया था। मैंने उसको बोला था कि ये देखो, ये देख लो, पूरा का पूरा देश जो है वो कांग्रेस के इलेक्टोरल वर्डिक्ट से भरा हुआ है। लेकिन अब आपको यहां पर देखिएगा, जो येलो वाली जगह हैं ये तो कांग्रेस ने अभी तक सिक्योर करके रखी हैं, लेकिन अब इस पे जो ऑरेंज या लाल कलर के जैसा भी आपको दिख रहा हो, जो धब्बे अब जो आने लगे हैं, ये शो कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर साया और ग्रह नक्षत्र खराब जो होने लगे हैं वो साफ साफ अब विजिबल हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर, जो कि राजनीति के साथ एसोसिएटेड है। येलो वाली वो वाली जगह जहां पर कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, और ये ऑरेंज वाली वो वाली जगह है जहां पर 1967 के असेंबली पोल में कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। और एक चीज और, ये क्वेश्चन ना छुपकर यहां से आ सकता है आपको कि 1967 के इलेक्टोरल वर्डिक्ट में, जैसे आपको पता है ना रागिनी, बिहार पीएससी या फिर ये वाले जो पीएससी होते हैं, ये अटमोस्ट लेवल की डेप्थ में कभी कभार चले जाते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग में, है ना। कि 1967 में जब चुनाव हुए तो बताओ ऐसा कौन से राज्य था कि कांग्रेस को जहां पर मेजोरिटी तो नहीं मिली, लेकिन उसने दूसरी सरकार की मदद से वहां पर सरकार बनाई थी, दूसरी पार्टी की मदद से सरकार बनाई थी, वो था राजस्थान। कांग्रेस को यहां पर मेजोरिटी तो नहीं मिली, देखो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, बट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद द हेल्प फ्रॉम अदर्स। कैसे भी करके बस नाम हो जाए। अब कांग्रेस के ये वाले दिन आने शुरू हो गए, तो अच्छे दिन खत्म और बुरे दिन स्टार्ट इनके। हर किसी का वक्त होता है, 15 साल एंजॉय कर लिए। ओके, अब जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर देश में विधानसभा, चलो लोकसभा के लेवल पे तो इन्होंने संभाल लिया था अपने आप को, लेकिन विधानसभा में स्टेट लेवल पर जो हमें एक पावर चेंज का ड्रामेटिक नेचर देखने को मिला,
ड्रामेटिक नेचर इन द सेंस कि अभी तक सब कुछ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन अब कांग्रेस का बोलबाला खत्म होने लगा था, क्योंकि कांग्रेस जो थी अब वो मेजोरिटी में नहीं आ सकी। और कितनी स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी जो अदर 2 स्टेट्स थी, मतलब टोटल 9 मान लो, इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस जो होते हैं, यानी कि जब कोई आपकी पार्टी छोड़कर चला जाता है और आपको उतनी सीटें नहीं मिल पाती हैं, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कई लोग सिर्फ लक्ष्मीकांत से डिफेक्शन वर्ड के बारे में जानते हैं। डिफेक्शन के साथ एक राजनीतिक घटना एसोसिएटेड है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आया कैसे, आया कैसे। इसके लिए पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल एसपी याद है, आया राम गया राम। बिहार में नहीं, हरियाणा का एमएलए था वो, गयालाल। बिहार का तो नहीं था जहां तक मुझे याद है, हरियाणा का एमएलए था वो। है ना। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। और ये जो 9 राज्य थे जहां पर कांग्रेस हार गई, वो कौन कौन से थे? इसके नाम आपको पता होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी चला गया हाथ से, एमपी चला गया, बिहार चला गया, वेस्ट बंगाल चला गया, उड़ीसा चला गया, मद्रास और केरला। और इन सभी राज्यों से सारे फाउंडेशन कोर्स के ऑलमोस्ट बच्चे बैठे हुए अलग अलग हैं। यहां पर तो शाइनी तुम्हारी वजह से गया होगा पक्का, तुम्हारे परिवार वाले किसी और को वोट देकर आएंगे पक्का। पूर्वज तुम्हारे। मद्रास स्टेट के अंदर, जिसको आज तमिलनाडु बोला जाता है, यहां पर एक रीजनल पार्टी थी, डीएमके। अब थोड़ा सा नाम आप लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। और इसके बाद तो इसकी एक और पार्टी आती है जिसका नाम होता है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम। ठीक है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ये पावर में आ गई, एक रीजनल पार्टी पावर में आ गई, सोचो जरा, बस सिक्योरिंग अ क्लियर कट मेजोरिटी। याद है एक टाइम पे इन्होंने EMS नंबूदिरी पद के साथ ऐसे ही करा था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था वहां पर, जब चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अब तो पावर में आ गई वो, और अब तो देश देख रहा है कितने बार प्रेसिडेंट रूल लगा लगा के। और किस किस राज्य में हटाओगे? पंजाब में हटा दोगे, हरियाणा में हटा दोगे, यूपी में हटा दोगे, MP में हटा के तो दिखाओ चंबल में ना ले जाए तुम्हें। तो दे केम टू पावर बाय सिक्योरिंग क्लियर मेजोरिटी। डीएमके पावर में आ गई, और डीएमके के पावर में आने का वहां पर एक ना प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के लोग हिंदी से प्यार करेंगे कि नफरत? एंटी हिंदी एजुटेशन वहां पर शुरू हुआ स्टूडेंट्स के लिए। और कसम से यार, हमारे हाथ देखो कुदरत ने कैसे बांध रखे हैं। हम ये कह भी नहीं सकते कि तमिलनाडु एनसीईआरटी हम तो नहीं पढ़ रहे अभी यूपीएससी के लिए इस लाइन के बाद, है ना। गलती हो गई भैया, सही बात है। और ऊपर से हमारे सामने चैप्टर देखे थे, तमिजागम और ये संगम, तमिलगम, और ये क्या कहते हैं, वेदिक वेदिक वो गए संगमेश, चोला चेरा पांड्या। कितनी मुश्किल से हमने भी तो टैक्सेस और उसके टर्म याद करे हैं। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लवासना जाकर बताएंगे। तो डीएमके वन पावर, और क्यों वो आए सत्ता में? स्टूडेंट्स यहां पर ना एंटी हिंदी एजुटेशन चला रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना थोपने की कोशिश करती है हिंदी इंपोज करने की एज ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पर एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी, आपको पता है ना कि शुरू से हमारे देश में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताना सौगंधा, कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली नहीं है, कसम से, शाइनी की कसम, शाइनी शाइनी बंगाली नहीं है, पक्का ना? हाँ। हाँ ठीक है, हिंदी नहीं है। हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसको कई लोग जानते नहीं है। प्लीज डू रिमेंबर इट। इंटरव्यू में अगर ये बोल दिया तो इट विल बी अ बिग ब्लंडर, और ऊपर से PSI आर ऑप्शनल, बीच में से काट देंगे। ठीक है, हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दो, यहां पर
हमारे देश में मैं आपको बता रहा था कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। हमारे देश में ना ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा बोला जाता है, जो टेक्स्ट ओरिजिनली लिखा हुआ है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। हिंदी विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। हिंदी विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज along विद इंग्लिश। पता है क्यों? सिर्फ एक भाषा के मुद्दे पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में लड़ाई होती रहे, धरने प्रदर्शन होते रहे, जान माल की हानि हो, फिर उस पता चला विरोध प्रदर्शन ज्यादा उत्तेजित हो जाए, कोई मतलब नहीं बनता इस ड्रामे का। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो इनको, 50% तुम्हारा 50% हमारा। ठीक है? तो एंटी हिंदी एजिटेशन जो इन्होंने चलाया, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करना चाह रही थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इन्होंने इसके खिलाफ वॉइस रेज करी, और सारे के सारे भाई मद्रासी लोग खुश, धोती पहनकर इडली सांभर डोसा वड़ा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि कोई भी नॉन कांग्रेस पार्टी जो है उसने मेजोरिटी सिक्योर करी हो इन एनी स्टेट। बाकी अन्य, ये तो हो गया यहां पर, कहां गया ये, मद्रास तमिलनाडु, मतलब ये मद्रास एक तो हो गया। टोटल 9 स्टेट्स थी, बची कितनी? 8। बाकी 8 में क्या था? इन अदर 8 स्टेट्स कोलिजन गवर्नमेंट, जो कि अलग अलग नॉन कांग्रेस पार्टी से बनी थी, इट वॉज फाउंड। तो अगर आपको कल को थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाए ना नॉन कांग्रेसिज्म का, तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत भी सक्सेस मिली? राम मनोहर लोहिया जी का कोई नारा, ये नॉन कांग्रेसिज्म का, कोई सक्सेस दिलवा पाया देश में किसी को कहीं पर भी? बताओ, दिलवा पाया? दिलवा पाया? तो आज के नेता ये जो सबको एकजुट करने की कोशिश करते हैं ना, इसका ओरिजिन राम मनोहर लोहिया जी हैं। ठीक है? अब एक यहां पर एक चीज थी कि कांग्रेस की एक बेइज्जती को दिखाने के लिए एक लाइन बोली जाती है, डू नॉट यूज इट इन पेपर या इंटरव्यू कभी भी। ठीक है? ना विरोधी लगो कभी भी कुछ आंसर लिखते हुए किसी पार्टी के, ना सपोर्टर लगो। ठीक है? पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो, हर जगह से अपना काम निकालना सीखा करो। यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान होती है। ऑपोजिशन पार्टी ने कोई काम बोला, उनका काम भी कर दो। रूलिंग पार्टी ने काम कोई बोला, उनका भी काम कर दो। क्योंकि जब ऑपोजिशन सत्ता में आएगी, उसकी नजरों में भी तुम क्या कहते हैं, उसकी आग का तारा बन के रहोगे, और करंट गवर्नमेंट की आग का भी तारा बनकर रहोगे। दिस आई कैन से विद एक्सपीरियंस, एंड जितने लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है? अ पॉपुलर सेइंग वाज दैट, एक बंदा अगर ट्रेन ले रहा है दिल्ली से हावड़ा तक जाने के लिए, तो वो किसी भी एक ऐसे राज्य से पास नहीं होगा जहां पर कांग्रेस रूल्ड कोई स्टेट हो। और ये उन लोगों के लिए स्ट्रेंज फीलिंग थी जो कि कांग्रेस के सपोर्टर बहुत थे। तो क्या अब हम ये मानकर बैठ जाएं कि ये जमाना शुरू हो गया है कि कांग्रेस की डोमिनेशन खत्म इस देश से? अब कांग्रेस की डोमिनेशन तो नहीं, मतलब पावर में तो रही, लेकिन बोलबाला नहीं रहा। अच्छा, पहले सारी बातें छोड़ के मुझे ये बताओ जरा, कोई इस चीज का आंसर करना। अशप्रीत, 1967 में प्रधानमंत्री कौन बना फिर? ये तो दे ही नहीं रखा क्लियरली। कौन बना? इंदिरा गांधी। ऑब्वियस बात है, लोकसभा में तो मतलब वो जीत ही गए थे, है ना? लेकिन इंदिरा गांधी के लिए भी एक मुख्य चुनौती क्या थी कि चलो वो बन गई, उसने प्रूव कर दिया सबको। ठीक है? मतलब कम से कम प्रधानमंत्री लोकसभा में तो प्रूव कर ही दिया ना। लेकिन अब इंदिरा गांधी के लिए एक नई चुनौती क्या थी कि ये जो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगा था डोमिनेशन वो करना। लेकिन ये सबसे ज्यादा ताना कौन मारता था? मुझे एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा प्यार आपकी मम्मी करती हैं, सबसे ज्यादा ताने भी वही मारती हैं, है ना? तो प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चुनौती क्या है उनके सामने। किस बात की चुनौती? ये जो मैं आपको मम्मी वाली बात जो बता रहा था कि सबसे ज्यादा प्यार भी आपको वही करती है, ताने भी वही कसती हैं, लेकिन यहां पर इनके परिवार में ये मम्मी का रोल कौन निभा रहा है इंदिरा गांधी के लिए? कौन समझा रहा है ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बैठो वैसा बैठो, साड़ी का पल्लू लटक रहा है वो देखो, संभालो ब्लाउज संभालो, ये कौन बार बार ताने मार रहा है बार बार? सिंडिकेट, है ना? अब सबसे पहले इंदिरा गांधी को अगर शांति
पूर्वक रूल करना है तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? सिंडिकेट्स को। अब हम अगले लेक्चर से देखना शुरू करेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने हटाया कैसे सिंडिकेट को, ताकि वो, यार मतलब बंदे को पता तो होना चाहिए ना, चुनाव भी हो गए, देखो सब कुछ हो गए, फील तो आए कम से कम कि मैं प्रधानमंत्री हूं। अभी तक फील ही नहीं आ रही, क्योंकि उसमें ना बहुत लोग बाधा बन रहे हैं, बहुत लोग बाधा बन रहे हैं। तो जो बाधा बन रहा है, प्यार से जो मान नहीं रहा, हर टाइम पर बेइज्जती करे जा रहा है, गूंगी गुड़िया, निब्बी, ये फलाना ढिकमा, तो बहुत हो गया। अब इंदिरा गांधी के अंदर से जाके कि दुर्गा माँ और शाइनी वही तुम्हारे वाला उलूलूलूलू करना स्टार्ट हो जाएंगे अभी ये, ठीक है? तो इसके बारे में देखेंगे कि शाइनी कैसे उलूलूलू करती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।